हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ रहे थे कि कैसे जो OH ग्रुप है उसमें Cl ग्रुप डिस्प्लेस कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायनिल क्लोराइड, या फिर PCl5 PCl3 की प्रेजेंस में तो हम ClOH ग्रुप की जगह पे लगा दे रहे थे, तो एसाइल हैलाइड्स या एसाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन में ही कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद द अमोनिया। जब अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है, अगर हम बात करें RCOOH, जब भी कभी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा अमोनिया के साथ, तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये सीधे सीधे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है COONH4 और प्लस साइन के साथ। इसको बोलते हैं हम अमोनियम एसीटेट। ये हो जाता है अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम एसीटेट बन के तैयार होता है, और अमोनियम सॉल्ट का फर्दर जब हम डिहाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ से हमें रिमूवल कराना होता है वाटर का। और जब वाटर रिमूव कराते हैं, कैसे? इसको हीट करके। और जैसे हीट करते हैं, यहाँ से रिमूवल होता है वाटर का, और जब वाटर का रिमूवल होता है तब यहाँ पे बचता है C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, और ये जो ग्रुप बचता है इसको हम बोलते हैं अमाइड। अब अमाइड एल्किल ग्रुप की चेन के हिसाब से बदलता रहेगा। अगर यहाँ पे एक कार्बन चेन होगी तो 2 कार्बन मिला के एसिटामाइड, 3 कार्बन होगी तो प्रोपेनामाइड, 4 होगी तो ब्यूटेनामाइड। इस तरह से ये चेन पूरी की पूरी बदलती रहती है। हम यहाँ पे बात कर रहे थे रिएक्शन विद अमोनिया की। अब कोई ज़रूरी है कि सिर्फ RCOOH ही हो? हम एरोमेटिक कंपाउंड ग्रुप के साथ भी बात कर सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं हमारे? ये एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें COOH के साथ जब ये ग्रुप लगेगा बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड का जब हम कभी अमोनिया के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये अमोनियम बेंजोएट बन के तैयार होता है COONH4+। और जब फर्दर इसका हम हीट कराते हैं, वाटर लिबरेट होता है, और ये C डबल बॉन्ड O NH2 और ये बेंजीन रिंग के साथ होता है, इसीलिए इसको हम बेंजीनामाइड प्रोनाउंस करते हैं। क्या हो जाता है ये? बेंजीन अमाइड। ये बेंजीनामाइड, ये आपके पास अमोनियम बेंजोएट, नाम मेंशन करेंगे इसको हम अमोनियम बेंजोएट, O8 ग्रुप ये लगता है बेंजोएट, और ये आपके पास है बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसी का एक और कंपाउंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन के नाम से पूछा जाता है। इस कंपाउंड के ग्रुप में हम देखने को पाते हैं, ये है हमारे पास एक बेंजीन रिंग। यहाँ पे अगर हम COOH और यहाँ पे COOH दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप की प्रेजेंस होगी, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम थैलिक एसिड। क्या कहलाता है ये? थैलिक एसिड। और जब इसका रिएक्शन NH3 के साथ कराया जाता है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नज़र आती है। बेंजीन तो एज सच यहाँ पे देखने को मिलती है, बट यहाँ पे NH4+ और यहाँ पे COONH4+, तो ये हो जाता है अमोनियम थैलेट। और जब अमोनियम थैलेट का हम फर्दर डिहाइड्रेशन कराते हैं, यानी कि यहाँ से रिमूवल होगा क्या? वाटर का। यहाँ से रिमूवल देखने को मिलेगा वाटर का, तो कंपाउंड क्या? यही वाला जो है आपके पास अमोनियम थैलेट, ये कन्वर्जन दिखाएगा आपका वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो कंपाउंड है ओपन स्ट्रक्चर है। देखिए ये बेंजीन रिंग एक क्लोज स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे अमाइड ग्रुप और यहाँ पे अमाइड ग्रुप दोनों ओपन अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। इस कंपाउंड का जो नाम होता है इसको बोलते हैं थैलामाइड। थैलामाइड
थैलामाइड, ये याद रखना यहाँ पे ए लगा होता है, थैलामाइड। लेकिन इसी थैलामाइड का जब हम फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, यहाँ पे रिमूवल करते हैं NH3 डी अमोनिफिकेशन कराते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया कैसे निकलेगा, एक NH2 तो एक H यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे देखने को मिलता है यही जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही थी, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, लेकिन इसके बीच में एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर नजर आएगी। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर आपकी बनती है इसको बोलते हैं थैलीमाइड। ये थैलीमाइड हो जाती है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर थी इसको बोलते हैं हम थैलामाइड। तो थैलामाइड और थैलीमाइड, इन दोनों के स्ट्रक्चर और नाम याद रख लीजिएगा। कभी कभी ये कंपाउंड डायरेक्टली पहचानने के लिए या IUPAC नेमिंग पर्पस में पूछे जाते हैं। ये आपकी रिएक्शन देखने को मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया, थैलिक एसिड के साथ थैलामाइड और थैलीमाइड तक ये पहुंचती है। थैलामाइड और थैलीमाइड से रिलेटेड अगला एक चैप्टर है अमाइन, वहाँ पे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का जिक्र किया गया है। इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराया गया है, तो इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। बट ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी भी हम यहाँ पे बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो अमाइड्स के जो ग्रुप्स हैं ये बन के तैयार होते हैं। अभी तक जो भी रिएक्शन आपने देखी, एक तो OH बॉन्ड के ब्रेकिंग की थी एसिडिक इफेक्ट की, दूसरी रिएक्शन आपने देखी OH ग्रुप को डिस्प्लेस करने की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सीधे सीधे C डबल बॉन्ड OH, ये जो ग्रुप लगा हुआ है कार्बन चेन के साथ, इस चेन में पूरी की पूरी चेंजेज कैसे नज़र आती हैं या क्या होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिडक्शन इनका सीधे सीधे एल्केन्स में कराया जाता है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की प्रेजेंस में, या फिर B2H6 बोरेन की प्रेजेंस में। बोरेन की प्रेजेंस में या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस की अगर हम बात करें NaBH4, जो सोडियम बोरोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हो रही थी, इससे पहले रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराया गया था एल्डिहाइड कीटोन का, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कभी देखने को नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा रिडक्शन मेथड जब भी इनका कराया जाएगा। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा ये जो B2H6 यानी कि बोरेन BH3 के नाम से भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, क्योंकि ये डाइबोरेन है और बोरेन सीधे सीधे BH3 हम डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। BH3 सिंगल बॉन्ड के साथ ये बना होता है, ये बोरेन है और ये डाइबोरेन है। अब बात करते हैं अगर बोरेन की, तो बोरेन जब भी कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराता है रिडक्शन मेथड से, तो वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखने को मिलता है, वो किसी एस्टर ग्रुप को या नाइट्रो ग्रुप को कभी भी रिड्यूस नहीं कराता है। तो ये तो हो गए आपके लॉजिकल या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। अगर कभी आते हैं तो पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके रिएक्शन की। होता क्या है, अगर आपके पास प्रेजेंट है RCH2COOH, इस रिएक्शन में देखने को मिलता है आपका जब रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है LiAlH4 में, तो ये सीधे सीधे आपका कन्वर्जन देखने को मिलता है RCH2 जो COOH, ये H ग्रुप है, यहाँ से वाटर ग्रुप लिबरेट होते हैं। ये जितने नंबर यहाँ पे आपके पास कार्बन की चेन देखने को मिलती है उतने ही ग्रुप, जैसे ये है RCH2CH2OH, ये उतने ही OH ग्रुप के साथ कंपाइल हो जाता है। अगर यहाँ पे एक सिंपल CH3COOH एसिटिक एसिड की बात करें, इसका रिडक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा CH3CH2OH, यानी कि एसिटिक एसिड कन्वर्जन हो जाता है आपका इथाइल अल्कोहल में। बहुत ही आसान सी स्टेप होती है, इसको
पहचानना या रिडक्शन में पार्टिसिपेशन काफ़ी आसानी से आप करा सकते हैं। ये सीधे सीधे एल्केन्स में भी कन्वर्जन शोन करते हैं, क्योंकि अल्कोहल अगले स्टेप में एल्केन्स तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिडक्शन के अलावा एक और रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो इनका मतलब होता है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उसको तोड़ देना। बहुत ही आसान रिएक्शन होती है ये रिएक्शन। कोल्बे सिंथेसिस नहीं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानी जाती है। कोल्बे सिंथेसिस अलग रिएक्शन थी, कोल्बे रिएक्शन, बट ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानी जाती है। इसको बोलते हैं हम कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोलिसिस अगर कोल्बे रिएक्शन पूछी जाती है तो आप पुरानी वाली ही मेंशन करेंगे, ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है। ये बहुत ही जनरल रिएक्शन है, या यूँ कहें कि जब हम एल्केन्स में क्लास 10th और 9th में पढ़ते हैं प्रिपरेशन, तो वहाँ पे ये रिएक्शन देखने को मिलती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लेके जाते हैं एस्टर और यहाँ पे CH3COONA सोडियम एसीटेट में पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, और जब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होता है इसका NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होती है। प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। हीटिंग किया जाता है इसको, तब देखने को मिलता है यहाँ से ये जो चेन होती है COO पूरी की पूरी, और यहाँ से NaO निकलता है और ये कंबाइंड कर लेता है, साथ में CH3H में कन्वर्जन हो जाता है, तो ये हो जाता है CH4, और प्लस में यहाँ पे देखने को मिलता है आपके पास Na2CO3 सोडियम के कार्बोनेट बनते हैं, CH4 यानी कि मीथेन बन के तैयार हो जाता है। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट होता है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होता है। यहाँ पे कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन थी एसीटेट, तो 1 कार्बन का आपके पास एल्केन बनता है। यहाँ पे कार्बन चेन बढ़ाएंगे, अगर प्रोपियोनेट की बात करेंगे या सोडियम ब्यूटेनोएट की बात करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपके पास एल्केन चेन बन के तैयार होती जाती है। अगली रिएक्शन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसमें हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन बेंजीन रिंग के साथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ में यहाँ पे एक कॉमन रिएक्शन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जेलेंस्की रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम सीधे सीधे HVZ के नाम से जानते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही आसान सी होती है, बट एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखनी है आपको, रेड फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में X2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें X क्या है, तो सिर्फ ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के साथ ही देखने को मिलेगी, ना फ्लोरीन मिलेगा ना आयोडीन मिलेगा। तो किसकी रिएक्शन करानी है, RCH2COOH की। एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो HVZ जो रिएक्शन होती है इसके लिए कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और साथ में यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यानी कि हाइड्रेटेड मीडियम में रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है RCH। अब यहाँ पे एक H जो अल्फा वाला होता है, इसमें से कोई भी एक हटा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम नीचे वाला या ऊपर वाला ही हटाएं, कोई भी एक H हटाएंगे तो दूसरे ग्रुप पे क्या लग जाएगा X, और साथ में COOH में कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका बन के तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत छोटी सी है पर कई बार पूछी गई है। नेम रिएक्शन में भी डायरेक्टली पूछी जाती है HVZ, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के हैलोजिनेशन के नाम से ये पूछी जाती है। अब हैलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही हो हैलोजिनेशन। एक रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरह से रिएक्शन में प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे COOH, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे देखने को मिलता है, जब भी कभी इसके साथ हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, Fe ये प्रेजेंट होते हैं लेवाइस एसिड की FeCl3 के प्रेजेंस में या FeBr की प्रेजेंस में, या हम यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं FeX3 की प्रेजेंस में। X कौन सा? यही ब्रोमीन और क्लोरीन ही सिर्फ देखने को मिलेंगे, आयोडीन और आपके जो फ्लोरीन होते हैं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। फ्लोरीन का तो आपको पता होगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू ही सिर्फ परफॉर्मेंस कराई जाती है फ्लोरीन का एडिशन। बाकी आयोडीन जो होते हैं वो कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं, उनके साथ रिएक्शन करा के बनाए जाते हैं। बट ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको ध्यान देना, ये -R ग्रुप का एलिमेंट होता है और ये हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये ग्रुप कहाँ पे जोड़ेगा सब्स्टिट्यूट को? ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जोड़ेगा एट मेटा पोजीशन, यहाँ पे जोड़ेगा X और यहाँ पे COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये पूरा का पूरा क्या था? बेंजोइक एसिड। लेकिन अब जिस नंबर पे हैलोजन लगेगा, लाइक यहाँ 1 2 3, तो 3 हैलो बेंजोइक एसिड, इस तरह से इसके नामकरण किए जाएंगे। अब यहीं पे अगर मेंशन करें हम नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलती है, नाइट्रेशन ग्रुप की प्रेजेंस। नाइट्रेशन कराने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे HNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाती है और प्रेजेंस में किसके? H2SO4 की, और क्या? कंसंट्रेटेड ये भी होता है, और ये होती है आपके पास बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड का हम HNO3 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, तो हम यहाँ पे पाते हैं बेंजोइक एसिड तो जुड़ा ही रहता है, साथ में यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लग जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड या 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इसका IUPAC नेम हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका नाइट्रेशन। तो ये तो थे कुछ केमिकल रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट हैं केमिकल रिएक्शंस। इसमें फिर आपके कुछ यूजेस देखने को मिलेंगे चैप्टर में। यूजेस भी बहुत सिंपल लेवल पे पूछे जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एज एन फ्लेवर, या फॉर्मिक एसिड की बात करें तो वो एज एन इम्यूनिटी बूस्टर वर्क किया जाता है। इसके अलावा कई जगहों पे इनके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में, डिजोल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है, पेंट इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में। और जो एल्डिहाइड और कीटोन्स था, उनमें से एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। अगर 40% फॉर्मल्डिहाइड और साथ में 60% वाटर डाल दिया जाए तो एक सॉल्यूशन बनता है, इसको बोलते हैं हम फॉर्मलिन। फॉर्मलिन सॉल्यूशन जो आप लोग देखते होंगे, अगर लेबोरेटरी में जाते होंगे अपने स्कूल्स की, तो वहाँ पे लेबोरेटरी में एक बॉक्स बना होता है जिसमें कुछ स्पेसिमेन रखे होते हैं, जो जीव होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, सैंपल में एक बॉक्स में रखे होते हैं वाइट शीट पे, ताकि आप उनकी स्टडी कर सकें कि उनके अपेंडेजेस क्या हैं। जैसे कॉकरोच रखे हुए हैं, फ्रॉग्स रखे हुए हैं, वो होते डेड हैं, लेकिन उनकी बॉडी को इस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में डुबा के रखा जाता है। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें ना किसी बैक्टीरिया का एक्शन होता है, ना किसी फंगस का एक्शन होता है, और इसमें जो आप रखते हैं लिविंग सब्सटेंसेस वो हमेशा बने रहते हैं जैसे जिस शेप में भी होंगे। अगर साइज उनका 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो साइज में ना कंसंट्रेटेड में कोई चेंज आता है, क्योंकि वो बिल्कुल बॉडी का जो एटमॉस्फेयर है अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट, उसी तरह से वो बाहर का एनवायरनमेंट मेंटेन हो जाता है। इस तरह से हम यूजेस देखने को पाते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन को। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री में हम यूज देखते हैं आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के। एक बार इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और यूजेस हैं देख लीजिएगा, और चैप्टर अगर अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार रिवाइंड करके उनको एक एक करके वीडियोस देख लीजिएगा। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। उम्मीद है अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो पिछले चैप्टर्स के जो भी वीडियोस हैं वो भी आपके इसी में मेंशन किए गए हैं प्लेलिस्ट में, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट में जैसे ही ओपन करेंगे कई सारे वीडियोस आएंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे जो बोर्ड एग्जाम में इस बार काफ़ी सारे पूछे गए थे, अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर आप उठा के देखेंगे तो एक नीचे कन्वर्जन्स के वीडियो होंगे। इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ अमाइन,
कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसके अलावा हैलोएल्केन्स और एरीन्स के, या अल्कोहल फिनॉल ईथर के। उन 4 वीडियो के पार्ट्स में हमने उनको पीपीटी के प्रेजेंटेशन में आपको एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस साल का बोर्ड पेपर भी उठा के देखेंगे, किसी भी बोर्ड का, वो चाहे यूपी हो, चाहे सीबीएसई या आईसीएसई, आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड उसी टाइप के पैटर्न के जो क्वेश्चंस वहाँ पे हमने सॉल्व कराए हैं वो मिलने वाले हैं। तो उनके वीडियो अलग से चाहे तो सेव कर लीजिएगा, या फिर बोर्ड एग्जाम से पहले रिमाइंडर लगा लीजिएगा, देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो वीडियो, बहुत काम आने वाले हैं आपके, क्योंकि उनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। या फिर नीट या जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे अगर किसी तरह की कोई समस्या है या इस चैप्टर में कोई हिस्सा ऐसा रह गया है जो अभी तक ना बताया गया हो और आपके बुक में मेंशन किया गया हो या ना समझ में आया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे उन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। उनके जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। या किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं कि कुछ पढ़ाने में आपको समस्या नज़र आ रही है कि या चीज़ें छोटी दिख रही हैं, या कुछ नया पैटर्न जानना चाह रहे हैं कि इस तरह से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तो अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी आमंत्रित हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।